अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। और यहाँ पे एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन गाइस, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से ज़रूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास का डेली पीडीएफ, ठीक है, नोट्स एक्सेट्रा जो भी आपकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सभी चीज़ इस चैनल पे डेली प्रोवाइड की जाती है बच्चों, ठीक है ना। सो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है ना। सो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11, महान का विलोम शब्द है। महान का विलोम शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में द होमवर्क के रूप में मैं सभी विद्यार्थियों को दिया था और मैं बोला था कि जिन भी विद्यार्थियों का इसका जवाब पता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो काफ़ी संख्या में बच्चों ने इसका आंसर भी बताए थे, सही जवाब उनका आ रहा था, बट यहाँ पे काफ़ी संख्या में बच्चों का जवाब नहीं भी आया था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलिए आप लोगों को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ महान का विलोम शब्द क्या होगी। तो जैसा कि गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दी गई है, ऑप्शन ए है अल्प, ऑप्शन बी नग्न, ऑप्शन सी अनुचित और ऑप्शन डी क्षुद्र, ठीक है। तो बताएं आप सभी लोग इसका करेक्ट जवाब क्या होगी। तो जो भी विद्यार्थी जवाब दिए थे ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी महान का विलोम शब्द यहाँ पे क्षुद्र होगा, ठीक है। यानी महान का उल्टा क्या होगा? क्षुद्र होगा, ठीक है। तो आइए इसका यहाँ पे जवाब आप लोगों ने राइट दिया था। जिन विद्यार्थियों को पता नहीं था वो लोग यहाँ पे देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बट गाइज यहाँ पे देखिए एक 3 ऑप्शंस यहाँ पे दी गई है, ये इन तीनों को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अल्प पूछा गया है, यानी अल्प का हिंदी अर्थ होता है गाइज थोड़ा, ठीक है, या कम। आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा या कम। तो इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है विलोम शब्द क्या होगा। तो अल्प का यहाँ पे विलोम शब्द गाइज हो जाएगा अधिक, ठीक है, या प्रचुर या अपार, ठीक है। अल्प का मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइज? अधिक, प्रचुर या अपार, ठीक है ना। आप लोग इसमें से कुछ भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी हिंदी में अल्प का अगर मैं अर्थ आप सभी को समझाना चाहूँ तो यहाँ पे अल्प का यहाँ पे अर्थ होती है थोड़ा या कम, ठीक है। बट यहाँ पे विलोम शब्द इसकी क्या होगी? ये सब हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आई है नग्न की, ठीक है ना। ये नग्न की यहाँ पे बात आई है। तो नग्न यानी यहाँ पे अगर हिंदी अर्थ इसकी मैं बताऊँ तो इसका मतलब होता है अत्यंत तुच्छ, ठीक है ना। यानी अल्प से भी वो बहुत छोटा छोटा टुकड़ा होता है गाइस, ठीक है ना। इससे हम लोग, अगर मैं साधारण शब्दों में समझाऊं गाइस, तो जो गिने जाने योग्य ना हो, यानी जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको यहाँ पे हम लोग नग्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विलोम शब्द आप लोग बताएं, नग्न का विलोम शब्द क्या होगी, ठीक है। तो नग्न का विलोम शब्द गाइस यहाँ पे गण्य होगी, ठीक है, गण्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, अब एक और यहाँ पे ऑप्शंस दी गई थी और इसमें था अनुचित का आप लोग बताएंगे विलोम क्या होगी। तो अनुचित का विलोम यहाँ पे हो जाएगा उचित, ठीक है। तो ये सब जो भी यहाँ पे प्रश्न है आप लोग जरूर इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो चलिए मैं भी आप लोगों को जो भी होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन दी गई थी आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चनों की ओर मूव करते हैं और ये सब क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्जामों पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर अब मूव करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 12 और ये भी काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है गाइज। और इसमें पूछी जा रही है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। आप सभी ने वर्णमाला तो पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दी जा रही है। तो यहाँ पे ध्वनियाँ की बात की जा रही है बच्चों, ठीक है ना। यानी हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार के होते हैं।
तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगी। अगर मैं ऑप्शनों की ओर मूव करूं तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो बताएं फास्ट ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ करेक्ट आंसर। ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है तो मैं भी आप लोगों को नाम भी इसका पता होगा। यहाँ पे पहला आपको ध्वनियाँ हो जाएगी स्वर ध्वनियाँ, ठीक है। एंड दूसरा आपको यहाँ पे ध्वनियाँ होगी बच्चों व्यंजन, ठीक है। तो आप लोगों ने लेक्चर की जो भी क्लास यहाँ पे हुई होगी आप लोग इसमें पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ के बारे में। तो इसमें उतना डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, मे बी आप लोग समझ के होंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग जितना जल्दी हो सके कवर करते चलिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगी आपके लिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट पर लिखवाए जा रहे हैं आप सभी लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा जा रहा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका भी जवाब बहुत ही ज़्यादा सरल है बच्चों कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बताएं आप सभी लोग। ऑप्शन की मैं अगर बात करूं बच्चों तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो बताएं फास्ट स्वर कितने प्रकार के होते हैं मात्रा की आधार पे। तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे तीनों का नाम अगर मैं बताऊँ आप सभी को कि ये तीनों कौन कौन सी होती है तो पहला होगी बच्चों ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो जाएगी बच्चों यहाँ पे दीर्घ स्वर, ठीक है। और यहाँ पे जो भी थर्ड हमारा होगी वो हो जाएगी यहाँ पे लुप्त स्वर, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन तीनों के बारे में यहाँ पे आप सभी को बता दी गई होगी लेक्चर की क्लास में, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बच्चों यहाँ पे ली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछी जा रही है, प फ ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है, ठीक है ना। यानी जो भी प फ ब भ म है उसका उच्चारण हम लोग किससे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन ए है हमारा दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ और ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी कंठ। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका यहाँ पे सही जवाब क्या होगी। तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी प फ ब भ म आदि का उच्चारण स्थान यहाँ पे ओष्ठ होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे गाइस अगर आपसे पूछ दिया जाए और आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, ठीक है ना, कि आप सभी को यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। सपोज मानिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दे दिया जाएगा आपके एग्जाम में त थ द ध और न, इसका आप सभी को बताना है उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बताइए बच्चों त थ द ध न का उच्चारण स्थान क्या होगी। तो अगर आप सभी का जवाब आएगी ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे आपकी जवाब सही होगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि दंत जो भी है वह किसका यहाँ पे उच्चारण स्थान होती है तो इसकी होती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि तालव्य बताइए, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा तालव्य का। तो बताइए यहाँ पे क्या होगी बच्चों, में भी आप लोगों को पता भी होगा कि तालव्य का उच्चारण स्थान यहाँ पे हो जाएगा च छ ज झ, ठीक है।
आदि यहाँ पे, ठीक है, और भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना बच्चों, तालाब पे, ठीक है। उसके बाद आइए, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि कंठ क्या, बताइए उच्चारण स्थान क्या होगी, तो बताइए आप लोग यहाँ पे कंठ का क्या होगी। तो कंठ यानी जो कि कंठ से बोला जाता है उसका यहाँ पे उच्चारण स्थान होगी क से लेके अंग तक बच्चों, ठीक है ना, क ख ग घ अंग, ठीक है। तो गाइज ये जो भी यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था पॉपो बॉबो का यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या थी, तो आप सभी को बता दिया गया कि इसका उच्चारण स्थान बच्चों क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी ये 3 एक्स्ट्रा पॉइंट थे इन सभी को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया और बताया गया ये किसका किसका यहाँ पे उच्चारण स्थान है। तो ये लोग आप लोग एक कॉपी में यहाँ पे अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, और ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मज़ेदार ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और इसमें पूछी जा रही है आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है। तो बताएं आप सभी लोग भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा का उपयोग की जाती है बोले जाने में, ठीक है ना। तो बताएं आप सभी लोग, ऑप्शन की ओर अगर हम लोग मूव करते हैं तो ऑप्शन है हमारा हिंदी, संस्कृत, तमिल और उर्दू। बताइए आप लोग फास्ट क्या होगी बच्चों। तो अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की जवाब आ रही होगी ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर आपका सही है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संस्कृत की बात हुई है, ठीक है ना। तो अगर मैं संस्कृत के बारे में थोड़ी सी आप सभी को यहाँ पे कुछ इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। संस्कृत को देवभाषा माना जाता है, ठीक है। कौन सी भाषा माना जाता है, आपके क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि देवभाषा कौन सी है तो आप सभी का क्या जवाब रहेगी, तो संस्कृत पे ही आप लोग टिक आउट करके आओगे बच्चों, ठीक है। यह हमारी कौन सी भाषा है, देवभाषा है, ठीक है। और अगर यहाँ क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ दिया जाएगा कि आप सभी को बतानी है कि भारत की, ठीक है, देखिए आपको मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ और यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछी जा रही है कि भारत की प्राचीन, ठीक है, भारत की प्राचीन और मध्ययुगीन भाषा कौन सी है, मध्ययुगीन भाषा कौन सी है, बताइए आप सभी लोग क्या होगी। तो हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जवाब आपको क्या होगी, तो संस्कृत, ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत जो है यह हमारा देवभाषा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और ऑप्शन अगर दी जा रही है, अगर मैं तमिल की बात करूँ, ठीक है ना, तो तमिल, ये सब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है गाइज आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तमिल की बात हुई है, तो मैं अगर तमिल की बात करूँ तो ये भी गाइज यह मुख्यतः तमिल तथा श्रीलंका में बोले जाने वाली यह भी एक प्रमुख भाषा है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, तो यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका में ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो ये सब गाइज आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखवाई जा रही है, हर एक क्वेश्चन में गाइज आप सभी को एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाई जा रही है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताई जा रही है, क्योंकि आप ही के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुकी है और ये भी भाषा से ही रिलेटेड है, लिपि से ही रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछी जा रही है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हाँ जी बच्चों, तो बताएं आप सभी लोग, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए है हमारा गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी सौराष्ट्री। तो बताएं बच्चों हिंदी जो भाषा हमारी है, ठीक है ना, उसको किस लिपि में लिखा जाता है। तो अगर बच्चों आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, देन आंसर आपका सही है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है।
बट गाइज अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप लोग इसका जवाब क्या दोगे? आप सभी ने तो बता दिया हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पे राइट हो गया यहाँ पे आंसर। बट अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, यहाँ पे हिंदी को यहाँ पे इरेज कर दिया जाएगा और यहाँ पे आपसे दे दिया जाएगा पंजाबी। ठीक है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है बच्चों। ठीक है, गुरुमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई। ठीक है ना, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मणी लिपि भी है। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पे भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि में से एक है। ठीक है, और बच्चों उसके बाद यहाँ पे एक और लिपि बच जाती है, वह लिपि है कौन सी? तो स्वराष्ट्रीय लिपि है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए बच्चों, इसको हिंदी को आप लोग यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है ना, इरेज कीजिए। अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि सौराष्ट्रीय भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाती है बच्चों। तो आप लोग क्या बताओगे? जो सौराष्ट्रीय जो ये लिपि है यह तमिल लिपि में लिखी जाती है। ठीक है ना, यानी तमिल भाषा में लिखी जाती है। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है बच्चों। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बच्चों मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी हमारे स्क्रीन पे आ चुकी है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों। ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा जा रहा है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ठीक है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है बतानी है आप सभी को। ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण या ऑप्शन डी साकेत। ठीक है, तो बताएं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब क्या होगी? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं आप सभी की ऑप्शनों की और बात करूँ तो ऑप्शन ने आप सभी तो देखा कि ऑप्शन आपकी क्या क्या दी गई है। तो अगर जिन विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, देन आंसर सही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा कामायनी कृति की नायिका है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा जो कामायनी है, ठीक है ना, उसकी रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है, तो आप सभी का क्या जवाब आएगी बच्चों? तो कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। पहली बात तो ये क्या है? तो एक महाकाव्य है। ठीक है, पहला तो पॉइंट आपका ये यहाँ पे नोट करने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ इसके लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक कौन है मीन्स रचयिता कौन है? ठीक है ना, तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसके रचयिता का नाम भी आप सभी लोग जान लीजिए और नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रश्न रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन लिया गया, आप लोग खुद देख भी लीजिएगा। तो इसके रचयिता का नाम गाइज यहाँ पे है क्या? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया, ये दोनों को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कामायनी ये क्या है? एक महाकाव्य है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दी गई, आइए इनको भी यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुरुक्षेत्र यहाँ पे बोला गया है, तो कुरुक्षेत्र ये भी एक महाकाव्य ही है। ठीक है, ये भी एक महाकाव्य है। और यहाँ पे गाइस अगर पूछ दिया जाएगा कुरुक्षेत्र को किसने लिखा था, तो यहाँ पे इसके भी लेखक का नाम यहाँ पे क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम यहाँ पे जो कि ये लिखे थे, तो इनका भी नाम यहाँ पे बच्चों रहेगा रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग जानते होंगे, ये भी बहुत जाने माने यहाँ पे लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे ऑप्शंस है रामायण। ठीक है ना, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। रामायण यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, ये तो हमारा धरोहर है, आप लोग जानते हो रामायण। ठीक है ना, तो रामायण के लेखक कौन थे बताइए आप लोग, रामायण के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा बच्चों महर्षि वाल्मीकि, ये रामायण के लेखक थे।
ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आप लोग समझ गए। ये सभी यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं, आई होप आप लोग इसे नोट कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है ना। सो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी प्रश्न आपके सामने आ चुकी है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन छायावादी कवि थे? तो बताएं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगी? छायावादी कवि के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए महावीर प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन बी राम सहाय त्रिपाठी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो बताएं बच्चों इसका करेक्ट जवाब क्या होगी? तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर सी, देन आंसर आपका सही है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अगर इनकी मैं रचनाएं की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, यहाँ पे प्रमुख जो रचनाएं हैं उनकी मैं एक दो नाम आप सभी को बता देती हूँ बच्चों, ठीक है ना। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। प्रमुख रचनाएं इनका, पहला हो गया झरना, दूसरा इनकी प्रमुख रचनाएं चित्राधर, ठीक है, तीसरा इनकी हो जाएगी आंसू और यहाँ पे चौथा हो जाएगा लहर। काफ़ी इनकी सारे रचनाएं हैं जो कि काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं। और जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, कामायनी, ये भी किनकी रचनाएं हैं बच्चों? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं, कामायनी, ठीक है। तो ये सब जो भी प्रश्न है और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोग इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा? प्रमुख का विलोम शब्द यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए है लघु, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी न्यून और ऑप्शन डी गौण। तो बताएं आप सभी लोग क्या होगा बच्चों? लघु का यानी प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगी? तो बताएं, यहाँ पे पहला है लघु, दूसरा है सरल, तीसरा है न्यून और चौथा है गौण। तो अगर बच्चों आप सभी की जवाब आ रही है ऑप्शन नंबर डी, देन आंसर सही है। यानी प्रमुख का विलोम शब्द यानी प्रमुख का उल्टा गौण होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और दो तीन यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन है इसके भी मैं यहाँ पे विलोम बता देता हूँ। लघु का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे दीर्घ, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सरल का क्या हो जाएगा? तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यून का बताएं आप लोग फास्ट, न्यून का क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे उल्टा शब्द है यानी विलोम शब्द है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है ना, ये आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए शासन, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी अक्षत, ऑप्शन डी त्योहार, ठीक है। तो बताएं आप लोग फास्ट कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? शासन, ठीक है। तो आप लोग जानते हो बच्चों शासन ऐसे नहीं लिखी जाती है। शासन कैसे लिखी जाती है मे बी आप लोगों को पता होगा, शासन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए शासन के बाद सांप, सांप कैसे लिखी जाती है बताएं आप लोग फास्ट? सांप चंद्र बिंदु होती है उस पर, अक्षत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद त्यौहार बताइए कैसे लिखी जाती है? तो यहाँ पे त्यौहार, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताएं आप लोग फास्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप सभी का जवाब आ रही है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी अक्षत यहाँ पे आपका यहाँ पे शुद्ध शब्द है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ये तीन ऑप्शन थे ये सभी यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट कैसे लिखा जाएगा। तो ये सब शुद्ध हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन दी गई थी उसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों हम लोग चलिए अब अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वेश्चंस है और इसमें भी अशुद्ध पूछा गया है, ठीक है ना। यानी 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए ओजस्वी, ऑप्शन बी कृपा, ऑप्शन सी स्मरण, ऑप्शन डी नक्षत्र, ठीक है। तो बताएं आप लोग फास्ट, अशुद्ध यहाँ पे पूछा गया। तो बच्चों यहाँ पे देखिए
ऑप्शन डी भी सही है, शुद्ध है। ऑप्शन सी स्मरण भी शुद्ध है। ऑप्शन बी कृपा भी शुद्ध है। बट यहाँ पे ओजस्वी ये अशुद्ध है बच्चों। क्यों अशुद्ध है तो आप लोग यहाँ पे देखो, इसीलिए यह अशुद्ध है क्योंकि ओजस्वी गाइज कैसे लिखा जाता है, ओजस्वी होता है, ठीक है, ओजस्वी नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे इसका क्या करेक्ट जवाब होगा बच्चों, कौन सा शब्द अशुद्ध आपसे न पूछा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ चुकी है और ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है और इसमें पूछी जा रही है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछी जा रही है, महादेवी वर्मा कहानी गौरा में गौरा किसका नाम है, ठीक है। यानी महादेवी वर्मा यह एक लेखक हैं, एक लेखिका हैं, इसकी कहानी गौरा में गौरा किसका नाम है। ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी स्त्री। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों, ठीक है ना। मैं भी आप लोग स्टोरी पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, मैं आप सभी को एज होमवर्क के रूप में देता हूं बच्चों, आप लोग इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं और इसका जवाब आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गाइस ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मैं देखना चाहूँगा कितने % स्टूडेंट का यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आ रही है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में नई उम्मीद नई जोश के साथ। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और बच्चों जो है जो होमवर्क के रूप में आप सभी को ये क्वेश्चन दी गई है, आप लोग इसे ज़रूर अपना आंसर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।